अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम एवोल्यूशन की थ्योरीज को डिस्कस कर रहे थे और आज हम नेक्स्ट थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को डिस्कस करते हैं, दैट इज थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। इस थ्योरी को हम डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं, या सिंपली हम इस थ्योरी को डार्विनिज्म या डार्विन-वेलिस थ्योरी भी कहते हैं। तो इन नेम्स में से किसी भी नेम से ये थ्योरी आपके पेपर में आ सकती है, और जिसको बायोलॉजी का कुछ भी नहीं पता होता है तो उसको भी इस थ्योरी का लाजमी पता होता है, क्योंकि ये एक फेमस थ्योरी है। और जिस टाइम इस थ्योरी को प्रेजेंट किया गया था तो उस टाइम इस दुनिया में एक रेवोल्यूशन आ गया था। लोगों के माइंड्स में जो डाउट्स चल रहे थे अबाउट द एवोल्यूशन कि क्या एवोल्यूशन हुई है या नहीं हुई है, तो वो सारे डाउट्स क्लियर हो गए थे। ये बात कन्फर्म हो गई थी कि वाकई में एवोल्यूशन हुई है। ऑल्दो कि उस टाइम के जो क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स रिलीजियस स्कॉलर्स थे तो उन्होंने इस थ्योरी को बैडली क्रिटिसाइज्ड किया था और अभी तक करते आ रहे हैं। बट ये एक फेमस थ्योरी है एवोल्यूशन की, जिसको प्रेजेंट किया था चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन पैदा हुए थे 1809 को। ये वो ईयर था जब लेमार्क ने अपनी थ्योरी दी थी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो उस ईयर डार्विन पैदा हुए थे और इनकी डेथ हुई थी 1882 को। वॉज अ ब्रिटिश नेचुरलिस्ट। नेचुरलिस्ट किसको कहा जाता है? अ नेचुरलिस्ट इज अ पर्सन हु स्टडीज प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय ऑब्जर्विंग देम। जो डिफरेंट एंगल से प्लांट्स एंड एनिमल्स को स्टडी करता है तो उसको हम नेचुरलिस्ट कहते हैं। He became very famous by proposing the most famous and important theory of evolution in 1859. तो ये ईयर आपको याद रखना है कि 1859 में डार्विन ने अपनी थ्योरी दी थी नेचुरल सिलेक्शन की। Alfred Wallace was another English scientist who is considered the co-creator of the theory of evolution and independently arrived at the theory of natural selection. तो अगर हम इस थ्योरी के टाइटल को देखें तो इसमें भी वेलिस का नाम इंक्लूड है अलोंग विद द डार्विन, और इसको टाइटल दिया गया है डार्विन वेलिस थ्योरी का, क्योंकि एक दूसरा साइंटिस्ट था जिसका नाम था एल्फ्रेड वेलिस। उसने डार्विन के साथ काम नहीं किया था, बल्कि वो किसी और जगह पर मौजूद था और सेम यही थ्योरी उसने भी दी थी। जिन कंक्लूजन्स पर वेलिस पहुंचा था सेम उन्हीं कंक्लूजन्स पर डार्विन भी पहुंचा था। ऑल्दो कि दोनों की वर्डिंग्स डिफरेंट थी, बट दोनों का कंसेप्ट सिमिलर था, दोनों की फाइंडिंग्स सिमिलर थी। इसलिए फिर बाद में इन्हीं दोनों थ्योरीज को आपस में कंबाइन कर दिया गया था और इसको नाम दिया था डार्विन वेलिस थ्योरी का। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट those organisms best adapted to their environment have a better chance of surviving and reproducing. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को अच्छे तरीके से अडेप्ट कर पाता है अपने इन्वायरमेंट में, अगर इन्वायरमेंट के अंदर कोई चेंजेस आती हैं और ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी को उन चेंजेस के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर पाता है, तो जस्ट वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है, वही ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर कर अपनी जनरेशन को कंटिन्यू कर पाता है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में अपने आप को अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करने की एबिलिटी नहीं है तो उसकी डेथ हो जाती है। अब थोड़ी सी हिस्ट्री स्टडी करते हैं हम डार्विन की। एट द एज ऑफ 22 आफ्टर ग्रेजुएशन फ्रॉम कैम्ब्रिज से उसने ग्रेजुएशन किया था। ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल द वर्ल्ड बाय अ शिप नेम्ड HMS बीगल बेरी जहाज़ को कहा जाता है, एंड HMS स्टैंड्स फॉर हिज आर हर मेजेस्टिस शिप। तो ये इस बीगल का नाम था जिस पर डार्विन को चांस मिल गया था कि वो इस दुनिया का ट्रैवल करे। और उसको ये चांस किस तरीके से मिला था? ही वॉज अपॉइंटेड एज अ नेचुरलिस्ट बाय हिज प्रोफेसर हेंसलो ऑन दिस बीगल। तो उसके प्रोफेसर को पता था कि डार्विन नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला है, इसलिए इस बीगल पर उसके प्रोफेसर ने उसको एज अ नेचुरलिस्ट अपॉइंट कर दिया था। हु हैड टू मेक अ 5 years क्रूज अराउंड द वर्ल्ड प्रिपेयरिंग नेविगेशन चार्ट्स फॉर ब्रिटिश नेवी। तो इस बीगल के वर्ल्ड वाइड टूर का मकसद ये था कि इसने ब्रिटिश नेवी के लिए नेविगेशन चार्ट्स प्रिपेयर करने थे, और ये सफ़र स्टार्ट हुआ था 1831 को और ये एंड हुआ था 1836 को। तो इस तरीके से ये 5 years का सफ़र था। बिफोर दिस वर्ल्ड टूर डार्विन बिलीव्ड इन द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन ऑफ लाइफ, यानी कि वो फिक्सिसिटी ऑफ स्पीशीज़ पर बिलीव करता था कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो अल्लाह ताला ही ने बनाया हुआ है, हर एक चीज़ को एक स्पेसिफिक डे पर बनाया हुआ है, और जिस चीज़ को जिस फॉर्म में बनाया गया है तो उस फॉर्म में वो चीज़ अभी भी स्टिल मौजूद है।
तो ये है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जिस पर डार्विन बिलीव करता था अपने इस सफ़र पर जाने से पहले। बट आफ्टर टूर हिज ओपिनियन चेंज्ड और वो क्रिएशनिस्ट से एवोल्यूशनिस्ट बन गया था। During this journey, he saw plants and animals of various countries and also collected their samples, क्योंकि जब बीगल सफ़र कर रहा था तो वो डिफरेंट कंट्रीज़ पर स्टे भी कर रहा था और वहाँ पर डार्विन ने ऑब्जर्व किया प्लांट्स एंड एनिमल्स को, उनके ड्राइंग्स भी बनाता था और उनके सैम्पल्स को भी कलेक्ट करता था। डार्विन ऑल्सो कलेक्टेड द प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ एंशंट ऑर्गेनिजम्स, यानी कि वो फोसिल्स को भी कलेक्ट करता रहता था। एंड ही ऑब्जर्व्ड दैट सम ऑफ द फोसिल्स रिजेंबल्ड विद द प्रेजेंट डे ऑर्गेनिजम्स, तो उसको कुछ फोसिल्स ऐसे भी मिले थे जो कि आजकल के मॉडर्न स्पीशीज़ के साथ बहुत ज़्यादा रिजेंबलेंस रखते थे। वाइल अदर लुक्ड कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एनी क्रिएचर ही हैड एवर सीन, और उसको कुछ ऐसे फोसिल्स भी मिले थे जो कि किसी एक्सटेंट होने वाली स्पीशीज़ के थे, जो कि किसी ऐसे स्पीशीज़ के थे जिनको डार्विन ने कभी भी नहीं देखा था। एज अ डार्विन स्टडीड फोसिल्स न्यू क्वेश्चंस एरोज, तो इन फोसिल्स को स्टडी करने के बाद उसके माइंड में डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस एराइज होना स्टार्ट हो गए थे। दैट वाई हैड सो मैनी ऑफ दीज स्पीशीज़ डिसअपेयर्ड, कि ये एक्सटेंट होने वाली स्पीशीज़ किस तरीके से डिसअपेयर्ड हो गए थे। एंड हाउ वर दे रिलेटेड टू लिविंग स्पीशीज़, और कुछ फोसिल्स किस तरीके से आजकल के मॉडर्न स्पीशीज़ के साथ रिलेटेड हो सकते हैं। Darwin observed that characteristics of many plants and animals vary greatly. मतलब अगर हम साउथ अमेरिका से यूरोप के दरम्यान डिफरेंट कंट्रीज़ के प्लांट्स और एनिमल्स को देखें तो इनमें सिमिलैरिटीज़ भी पाई जाती हैं और इनमें डिससिमिलैरिटीज़ भी पाई जाती हैं। He was surprised to see the diversity of giant tortoise and finches in Galapagos Islands, which is located in the west of Ecuador. यूकेडोर साउथ अमेरिका का एक कंट्री है जिसके वेस्ट में छोटे छोटे से कुछ आइलैंड्स लोकेटेड है जिनको गैलापागोस आइलैंड्स कहा जाता है। तो इन आइलैंड्स के ऊपर डार्विन को बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी दिखाई दी टॉर्टॉइस में एंड फिंचेस में। फिंचेस एक तरह का बर्ड है। तो डार्विन ने देखा कि फिंचेस ऑन ईच आइलैंड इन द गैलापागोस हैड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स। इनकी बाकी बॉडी एक जैसी थी तकरीबन, लेकिन इनके बीक्स एक दूसरे से डिफरेंट थे। एंड टोटॉइज हैड डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्स, और टोटॉइज के शेल्स एक दूसरे से डिफरेंट थे। फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस डार्विन फाउंड आउट दैट ऑर्गेनिज्म हैड अ कॉमन इंसेस्टर बट हैड अडेप्टेड टू देयर पर्टिकुलर इन्वायरमेंट्स एंड चेंज्ड ओवर टाइम। तो इन ऑर्गेनिजम्स को देखने के बाद, इस डाइवर्सिटी को देखने के बाद डार्विन ने ये कंक्लूड किया कि मे बी इन ऑर्गेनिजम्स का कोई कॉमन इंसेस्टर हो। जिस तरीके से फिंचेस हैं तो इनका इंसेस्टर कॉमन था, बट इन फिंचेस को डिफरेंट तरह का इन्वायरमेंट मिला था। इनको उस इन्वायरमेंट में डिफरेंट तरह की फूड मिली थी, तो उस फूड ही की वजह से इनके बीक्स के अंदर चेंजेस आ गई थी और ये एक दूसरे से विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो गए थे। In 1836, when he returned to England, he began to write up his findings approximately after testing and studying for 20 years. In 1859, he published a detailed explanation of his theory in his famous book, जिसको ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज़ का नाम दिया गया था। तो जब वो वापस आया इंग्लैंड तो ये नहीं था कि एकदम से उसने अपनी थ्योरी पब्लिश कर दी, बल्कि तकरीबन 20 ईयर्स की टेस्टिंग और डिफरेंट तरह के स्टडी के बाद डार्विन ने अपनी बुक पब्लिश की और उस बुक का नाम था ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज़, जिसमें उसने अपनी थ्योरी ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय नेचुरल सिलेक्शन को एक्सप्लेन किया था। दिस बुक वॉज ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस एंड वॉज रीप्रिंटेड मैनी टाइम्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी इसलिए डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसकी ट्रांसलेशन की गई थी और दोबारा इसको नए सिरे से रीप्रिंट किया गया था। So now we are going to discuss about the salient features of the Darwin-Wallace theory, और इसमें हम 5 points को discuss करेंगे। The first point is the overproduction. The second point is the struggle for existence. Third point is variation. Fourth point is natural selection or survival of the fittest. And the fifth one point is the speciation or origin of new species. तो first point को discuss करते हैं, that is overproduction or rapid multiplication भी जिसको कहा जाता है। Each population of organisms has the potential to reproduce large number of offsprings, but all of them will not survive to maturity. मतलब कि ऑर्गेनिजम्स के पास ये एबिलिटी है, उसकी ये कैपेबिलिटी है कि वो बहुत लार्ज नंबर में अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स मेच्योरिटी तक नहीं पहुंच पाते हैं। फॉर एग्जांपल, Paramecium can produce a mass of paramecia equals to 10 times of Earth in 5 years.
जिस रेट के साथ पैरामीशिया मल्टीप्लाई करता है, अगर उस रेट को अनचेक्ड जोड़ा जाए तो विद इन 5 ईयर्स पैरामीशिया इस अर्थ की भी 10 टाइम्स ज़्यादा अपना मास बढ़ा सकता है। इसी तरीके से प्लांट्स भी पर ईयर बहुत लार्ज नंबर में सीड्स प्रोड्यूस करते हैं एंड कॉड फिश प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ एग्स इन अ ईयर। If all the eggs developed into fish, the whole Atlantic Ocean will be full of cod in 5 years. इसी तरीके से कॉड फिश में भी ये एबिलिटी है कि वो भी बहुत ज़्यादा एग्स ले करते हैं, और अगर हम इसी रफ्तार से ये एग्स ले करते रहे और वो सारे के सारे एग्स डेवलप हो जाए कॉड फिशेज़ में, तो 5 ईयर्स में पूरा का पूरा एटलांटिक ओशंस भर जाएगा इन्हीं कॉड फिश से। तो ये हमने स्टडी किया फर्स्ट पॉइंट ऑफ डार्विन वेल्स थ्योरी के ऑर्गेनिज्म की ये कैपेबिलिटी है कि बहुत ज़्यादा ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव नहीं करते हैं, वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स मेजॉरिटी तक नहीं पहुंच पाते हैं। सो अब हम सेकंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं, दैट इज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स रिक्वायर्स मोर रिसोर्सेज, यानी इनको स्पेस, फूड, मैट एक्सेट्रा चाहिए होते हैं, बट द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। ऑर्गेनिजम्स का नंबर तो बढ़ता रहता है, बट इस यूनिवर्स में जो रिसोर्सेज मौजूद है तो वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, उनका नंबर नहीं बढ़ता है। इट लीड्स टू कंपटीशन एमंग द इंडिविजुअल्स, तो इन लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से ऑर्गेनिजम्स के दरम्यान में कंपटीशन क्रिएट हो जाता है। डार्विन्स डिनोटेड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इन 3 वेज, और डार्विन ने इस कंपटीशन को कहा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, और ये कहा कि ऑर्गेनिज्म 3 डिफरेंट तरीक़ों से स्ट्रगल करता है अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। इनमें सबसे पहला है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। इंट्रा मतलब मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज़ के दरम्यान में इस तरह की कंपटीशन चलती रहती है, और ये कंपटीशन होती है फूड के लिए, स्पेस के लिए एंड मैट के लिए। नेक्स्ट है इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। ये स्ट्रगल मेंबर ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज़ के दरम्यान में होता है, और मेंबर ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज़ फूड के लिए एंड स्पेस के लिए compete कर रहे होते हैं। तो ये एक तरह का प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप होता है। ऑर्गेनिज्म अपने एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन के साथ भी compete करता है टू कोप विद द क्लाइमेटिक वेरिएशंस, जो क्लाइमेट में डिफरेंट तरह के वेरिएशंस आते हैं, फ्लड्स आते हैं, अर्थक्वेक्स या ड्राउट एक्सेट्रा के साथ भी ऑर्गेनिज्म compete कर रहा होता है। तो ये हमने सेकंड पॉइंट डिस्कस किया कि ऑर्गेनिजम्स का नंबर बढ़ता है, बट इस यूनिवर्स में रिसोर्सेज लिमिटेड है, उनका नंबर नहीं बढ़ता है, और इन लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से ऑर्गेनिजम्स के दरम्यान में कंपटीशन क्रिएट हो जाता है, जिसको डार्विन ने कहा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। और ऑर्गेनिज्म अपने सेम स्पीशीज़ के मेंबर के साथ भी compete करता है, वो डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर्स के साथ भी compete करता है, और वो अपने एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ भी compete कर रहा होता है। सो अब हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज़ वेरिएशंस। द इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन एग्जिबिट वेरिएशंस इन देयर ट्रेड्स, नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक। तो जो पॉपुलेशंस के डिफरेंट मेंबर्स हैं तो उनमें सिमिलैरिटीज़ भी पाई जाती हैं और उनमें डिससिमिलैरिटीज़ भी पाई जाती हैं। इसलिए इस दुनिया में एक ही स्पीशी के 2 इंडिविजुअल्स कभी भी एक जैसे नहीं होते हैं। देयर आर वेरिएशंस इवन इन द आइडेंटिकल ट्विंस। जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है उसके बारे में भी रिसेंट रिसर्च यही कहती है कि ऑल्दो कि उनमें ज़्यादातर तो सिमिलैरिटी ही पाई जाती है, बट कहीं ना कहीं पर उनमें भी वेरिएशंस निकल ही आती हैं। इवन द चिल्ड्रन बॉर्न ऑफ द सेम पेरेंट्स डिफर इन देयर कलर, हाइट, बिहेवियर एक्सेट्रा। एक ही पेरेंट्स के बच्चे होंगे लेकिन उनका बिहेवियर एक दूसरे से डिफरेंट होगा, उनका IQ लेवल एक दूसरे से डिफरेंट होगा, उनका कलर, उनकी हाइट भी एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। दीज वेरिएशंस में बी यूज़फुल आर दीज वेरिएशंस में बी हार्मफुल। कुछ यूज़फुल वेरिएशंस भी हो सकती है, कुछ हार्मफुल वेरिएशंस भी हो सकती है। द यूज़फुल वेरिएशंस फाउंड इन एन ऑर्गेनिज्म हेल्प देम टू ओवरकम द स्ट्रगल एंड सच वेरिएशंस आर पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो जिस ऑर्गेनिज्म के पास गुड करेक्टरिस्टिक्स मौजूद होंगे तो वो कम स्ट्रगल करेगा और वो अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पाएगा अपने इन्वायरमेंट में, और अपनी यही बेस्ट करेक्टरिस्टिक्स वो अपनी जनरेशन में भी ट्रांसफ़र कर पाएगा। और जिसके साथ हार्मफुल वेरिएशंस मौजूद होंगी तो वो ज़्यादा स्ट्रगल करेगा और एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि वो ख़त्म हो जाएगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा। अब हम फोर्थ पॉइंट को डिस्कस करते हैं, बट इस पॉइंट को नेचुरल सिलेक्शन कहा था डार्विन ने, और इसको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा था एक दूसरे साइंटिस्ट ने जिसका नाम था हर्बर्ट स्पेंसर। तो अकॉर्डिंग टू डार्विन, नेचर इज़ द मोस्ट पावरफुल सेलेक्टिव फोर्स एंड सेलेक्ट ओनली दोज इंडिविजुअल्स विद यूजफुल वेरिएशंस व्हाइल द अनफिट आर एलिमिनेटेड बाय नेचर। तो डार्विन ने ये कहा कि
नेचर ही ये सेलेक्ट करती है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा और कौन सा ऑर्गेनिज्म एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से नेचर एक पावरफुल फोर्स है। नेचर हमेशा उस ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करती है जिसमें यूज़फुल वेरिएशंस मौजूद होती हैं और उस ऑर्गेनिज्म को एलिमिनेट कर देती है जिसमें हार्मफुल वेरिएशंस मौजूद होती है। देयरफॉर डार्विन बिलीव दैट स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस रिजल्टेड इन द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जो स्ट्रगल चलता रहता है उस स्ट्रगल में वो ऑर्गेनिज्म जीत जाता है, वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाता है जो कि बहुत ज़्यादा फिट होता है। जो अनफिट होता है तो वो उस स्ट्रगल में, वो उस कंपटीशन में जीत नहीं पाता है। सच ऑर्गेनिजम्स बिकम बेटर अडेप्टेड टू द चेंज्ड एनवायरनमेंट। नेचर ने क्यों इस फिट ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट किया है? क्योंकि इसमें अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होने की एबिलिटी थी। ये अपने इन्वायरमेंट में अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकता था, इसलिए इस वाले ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट किया और बाकी जो अनफिट थे जिसमें हार्मफुल वेरिएशंस थी तो उसको एलिमिनेट कर दिया। तो जब यूज़फुल वेरिएशंस आ जाती हैं ऑर्गेनिज्म में और नेचर उस ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट कर लेती है, उसको सर्वाइव करने का चांस दे देती है, तो उसके रिजल्ट में होती है स्पीसीएशन, यानी कि ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़ हो जाती हैं। द सेलेक्टेड आर द सर्वाइविंग इंडिविजुअल्स ट्रांसमिट देयर यूजफुल एंड सक्सेसफुल वेरिएशंस टू द सक्सीडिंग जनरेशंस। तो वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाता है, वो रिप्रोडक्शन करता है, वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन बनाता है और उन जनरेशन्स में भी अपने यही यूजफुल कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट कर देता है। These resulting generations may produce descendants quite different from their ancestors, different enough to be declared as a separate species। तो इस तरीके से जब सक्सेसिव जनरेशन्स में ये सेम करेक्टर चलता रहता है तो फिर एक ऐसी स्टेज भी आ जाती है कि ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा मॉडिफाई हो जाते हैं। वो इतने ज़्यादा मॉडिफाई हो जाते हैं कि वो अपने इंसेस्टर से डिफरेंट हो जाते हैं और उनको हम फिर एक डिफरेंट स्पीशीज़ कह सकते हैं। तो दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़, यानी कि डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। तो ये हमारे पास एवोल्यूशन हो जाती है। तो ये हमने डिफरेंट पॉइंट स्टडी किए डार्विन की थ्योरी के। हमने कहा कि जो ऑर्गेनिज्म है तो उसमें रिप्रोडक्शन की एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा नंबर में अपने ऑस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करता है, लेकिन सारे के सारे ऑस्प्रिंग्स नहीं मैच्योर हो पाते हैं क्योंकि उनके दरम्यान में कंपटीशन चलता रहता है, उनमें स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस चलती रहती है। ऑर्गेनिज्म अपने स्पीशीज़ के मेंबर के साथ भी कम्पीट करता है, वो डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर्स के साथ भी कम्पीट करता है और अपने एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशंस के साथ भी कम्पीट करता है। फिर हमने कहा कि जो पॉपुलेशन है उसमें जो ऑर्गेनिजम्स है उसके दरम्यान में वेरिएशंस पाई जाती है, किसी में यूज़फुल वेरिएशंस होती है, किसी में हार्मफुल वेरिएशंस होती है। तो फिर फोर्थ पॉइंट हमने डिस्कस किया कि नेचर सेलेक्ट करती है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा और कौन सा ऑर्गेनिज्म एलिमिनेट हो जाएगा। तो नेचर उस ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करती है जिसमें यूज़फुल वेरिएशंस होती है और उस ऑर्गेनिज्म को ख़त्म कर देती है जिसमें हार्मफुल वेरिएशंस होती है। तो इस तरीके से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो जाता है। जो ज़्यादा फिट होता है वही सर्वाइव कर पाता है, वही रिप्रोडक्शन कर पाता है और वो अपने इसी करेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफ़र कर देता है। तो फिर एक ऐसी जनरेशन बन जाती है, एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं जिसमें मॉडिफिकेशन होती है और हम कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ हो जाती है, स्पीसीएशन हो जाती है और डिसेंट्स विद मॉडिफिकेशंस आ जाते हैं और इस तरीके से एवोल्यूशन हो जाती है। तो ये हमने स्टडी किया डार्विन की थ्योरी को, ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिली थी, ऑल्दो कि इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी मौजूद है। जिस तरीके से हमने वेरिएशंस की बात की तो डार्विन ने एक्सप्लेन नहीं किया था कि ये वेरिएशंस किस तरीके से आती हैं, ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं और यही वेरिएशंस फिर इनहेरिटेंस में भी किस तरीके से रन कर होते हैं। इनहेरिटेंस का कोई भी कंसेप्ट डार्विन ने नहीं दिया था और इसके अलावा डार्विन ने वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में भी कुछ नहीं बोला था, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी कि ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्यों मौजूद होते हैं। तो यह है थ्योरी डार्विन की।